जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए वर्क पावर एंड एनर्जी का चैप्टर। अगेन हम यहाँ पे जिस तरह से हमने आपको फोर्स वाले चैप्टर का करवाया था उसी तरह से हम आपको यहाँ पे भी करवाने वाले हैं। वहां पे हमने आपको करवाया पहले थ्योरी, फिर हमने आपको करवाई कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे न्यूमेरिकल्स एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड देयर एक्सेप्ट एमसीक्यूज। बेसिकली एमसीक्यूज वहां पे हमने आपके लिए इंक्लूड नहीं किया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एमसीक्यूज का एक कंप्लीट फिजिक्स का एक ले आएंगे आपके लिए वीडियो। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी की। स्टार्ट करते हैं वर्क से। तो आपको पता है कि जो वर्क है उसको अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स तो हम डिफाइन करते हैं इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिए, फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो जिस भी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल समझिएगा, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेट्स से आपके पास ब्लॉक था, इस वाले डायरेक्शन में आपने समथिंग अमाउंट का फोर्स लगाया मैग्नीट्यूड का। ये जो ब्लॉक है वो आपके पास घूम फिर कर यहाँ पे आ चुका है आगे जाकर, और ये हो गया इसकी डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं एस से। अब डी बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप डी बोल दीजिए। तो जो वर्क डन होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया आपके पास वर्क डन। वर्क डन इज डिफाइंड एज द amount of force applied, external force applied on any body and the displacement that it moved। राइट, तो ये चीज आपके पास वर्क डन के लिए हम यूज करते थे। ये था तब जब आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बट अगर आपने वर्क डन ऐसे कुछ किया है, ये आपके पास ब्लॉक था और यहां से इस वाले डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया एट एन एंगल थीटा, तो इस केस में जो वर्क डन होता है वो आपके पास होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में cos थीटा। अब बात आती है कि ये कैसे आता है, वो चीज हम आपको समझाते हैं। इसको हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते थे। ये फोर्स है तो जिस डायरेक्शन में आपके पास थीटा है, ध्यान समझिएगा, जिस लाइन के साइड में आपके पास थीटा है, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होता है, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस वाला हो जाता है एफ cos थीटा और वाई एक्सिस वाला हो जाता है एफ sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाला गया, बिल्कुल बेसिक सी चीज है ना, परपेंडिकुलर बेस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस वाला, ठीक है ना। तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, एफ cos थीटा फोर्स लग रहा है। तो फोर्स के जगह पे एक्चुअल में आपने रखा है एफ cos थीटा और इनटू में डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज एस, व्हिच कैन बी रिटन एज लाइक fs cos थीटा। सो वर्क डन इज नथिंग बट fs cos थीटा। अब आपको जब भी एंगल पता चलता जाएगा आपके पास टोटल वर्क डन जो है वो निकलता हुआ चला जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होता है और वो ये वाला केस था, अभी इधर करवाया था ना 0 डिग्री वाला, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अगर आपने उसी डायरेक्शन में लगाया जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, नो डाउट है ना, तो वर्क डन f इंटू एस बोल सकते हैं कि cos 0 डिग्री इज 1, ठीक है। तो f इंटू एस बोल दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कभी कुछ पर्टिकुलर एंगल दिया हो तब आप कुछ इस तरह से काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। चलिए, इसी में आपके पास आएंगे मेजरमेंट ऑफ वर्क, बता दिया वर्क डन इज fs cos थीटा, यही होता है आपके पास। अगला स्पेशल केसेस में आपको जरूर समझना, ध्यान समझिएगा। अगर हम स्पेशल केसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, ध्यान समझिएगा भाई। एक आता है 0 डिग्री का केस, एक आता है 90 डिग्री का केस और एक आता है आपके पास 180 डिग्री का केस। इसका मतलब ये है कि इसको इस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है कि ये आपके पास पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है, ये आपके पास जीरो वर्क डन कहलाता है और ये आपके पास नेगेटिव वर्क डन कहलाता है। ध्यान समझिएगा, वर्क डन आपको पास यहाँ पे 3 तरह से डिफाइन करना है, एक पॉजिटिव वर्क डन, एक नेगेटिव वर्क डन और एक आपके पास जीरो वर्क डन भी होता है। पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, ओके। नेगेटिव वर्क डन तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे हो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तब होता है जब आपके पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास ठीक 90 डिग्री पे हो, तो जीरो वर्क डन इस वाले केस में आता है। सर तीनों का एक बार फटाफट एग्जांपल दे दीजिए, समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे इमेजिन कीजिए एक ब्लॉक है, इसमें मैंने फोर्स लगाया, ट्रिडिंग करके ले लेते हैं एक ब्लॉक, चलो एक छोटा सा प्यारा से लिया, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पे रखा है, इस पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, इस वाले डायरेक्शन में हमने क्या करा, इसको फोर्स लगाया। तो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इनके बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ क्या हुआ आपके पास, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट विच इज पॉजिटिव। यहाँ पे cos 0 इज पॉजिटिव है ना, 1 होता है आपके पास, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। दूसरी चीज, अगर मैंने फोर्स इधर लगाया है, इधर समझ ऐसे करके लगा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं, ध्यान समझिएगा, कि मैंने फोर्स तो इधर लगाया, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, लेकिन अगर मैंने ऐसा माना कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो हमने अप्लाइड फोर्स है उसे ना मानकर
फ्रिक्शन वाले फोर्स को मानो तो फ्रिक्शन फोर्स तो मोशन के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना भाई। जैसे ये वाला, ये आपके पास इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करने की कोशिश कर रहा है, इस वाले डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहा है। तो भाई हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इस वाले डायरेक्शन में गया और जो हमारा फोर्स है वो इस वाले डायरेक्शन में गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री। 180 डिग्री वैल्यू -1 होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो F इंटू एस और इंटू में -1, तो वर्क डन हो गया ना नेगेटिव, खत्म बात। ठीक है, अब बात आती है अगले वाले केस की। अगर मेरे पास वर्क डन है, ऐसे कर रहा हूं मैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इधर फोर्स या इधर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। लेकिन अगर मैंने एक ऐसा केस लिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 90 डिग्री पे हो जाए, देखो वर्क डन 0 कब कब हो सकता है, वर्क डन का फॉर्मूला ले लो एफ एस कॉस थीटा। पहला केस अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन 0 हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आपने फोर्स लगाया और आपके पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो ही ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्मार्ट बोर्ड है, इसमें मैंने ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं मैं फोर्स, क्या ये मूव किया, मूव नहीं किया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, सो वर्क डन विल बी 0। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स आपने इस पे फोर्स लगाने के बाद भी कुछ भी काम नहीं किया। अगली चीज, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही नहीं लगाया, फोर्स की वैल्यू 0 है तो वर्क डन 0। ये 3 ऐसे केसेस अराइज होते हैं जहां पे आपके पास जो वर्क डन है वो आपके पास 0 होता है। तो बात आती है इसका सर एग्जांपल दे दीजिए फटाफट, हमें समझ में नहीं आया ये वाली चीज, अभी समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक कुल्ली है, आपने सिर पे उसने कोई ना कोई आपके पास जो भी सामान है रखा हुआ है, सूटकेस ले लीजिए और वो आगे चल रहा है, तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जो इस पे फोर्स लगा रहा है क्या वो हाथ से लगा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो जो वेट है टोटल नीचे आ रहा है, मतलब फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्ट नीचे जा रहा है, विच इज m इंटू जी, वेट फोर्स का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, वेट m इंटू जी, तो वो आपके पास एग्जैक्टली नीचे जा रहा है, नीचे के डायरेक्शन में mg। ठीक है, दूसरी चीज वो मूव कर रहा है आगे चल के ऐसे करके। अब ध्यान समझिएगा, फोर्स की डायरेक्शन नीचे है, ऐसे है, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, नीचे है, नीचे है आपके पास फोर्स की डायरेक्शन, वहीं पे वो मूव कर रहा है आगे के डायरेक्शन में, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास इस वाले डायरेक्शन में, तो ये फोर्स ये वाला आपके पास डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इन दिस केस इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वी से दैट हियर वर्क डन बाय कुली इज 0। आगे बात समझ में, ठीक है, तो यहाँ पे कुली ने कितना काम किया, 0 काम किया। तो तीनों का केसेस आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क की, यूनिट्स ऑफ वर्क की। आगे बात समझ में, यूनिट्स ऑफ वर्क की क्या होता है भाई बताओ, ऐसा यूनिट होती है और कुछ, अरे लिखा नहीं, ये रहा यूनिट्स ऑफ पावर, यहाँ पे लिख दिया है, चलो यूनिट्स ऑफ एनर्जी और वर्क एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। वर्क डन एंड एनर्जी, इन दोनों की जो यूनिट होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं और उनको हमने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इन सभी को हम एक साथ डिस्कस करवा देंगे आपको, तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल हम आ जाते हैं यहाँ पे पावर पे, ठीक है, कि पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डू यू अंडरस्टैंड, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना आपने काम किया और उस काम को करने में आपको कितना टाइम लगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा आपने उतना कम पावर है, आपने जितना कम टाइम लगा आपके अंदर उतना ही ज्यादा पावर है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपने को लिफ्ट करना है, ऐसे पकड़ा मैंने और ऐसे कर दिया, लेट्स से इट टेक अबाउट अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड्स, उठाया मैंने ग्राउंड से ऐसे कर दिया 2 सेकंड्स, सेम वेट दूसरा पर्सन आया ऐसे करके तुरंत उठा दिया, इट टुक अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड। तो ये जो दूसरे वाला बंदा था जिसने 1 सेकंड का टाइम लिया है उसके पास ज्यादा पावर है, सिंपल ये काम है ना, कि वर्क डन आपके पास सेम रखें तो टाइम से डिफाइन कर सकते हैं कि पावर किसका कम किसका ज्यादा, कम टाइम ज्यादा पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए मेजरमेंट करेंगे तो वही है, मेजरमेंट कुछ अलग नहीं है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डन अपॉन टाइम, क्या होता है भाई बताओ भाई, वर्क डन अपॉन टाइम, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है ना। यूनिट की बात करते हैं तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपके पास वॉट होती है, एसआई जो यूनिट होती है वो आपके पास वॉट होती है, WA याद रहेगा, WA इसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होती है जिसे हम बोलते हैं हॉर्स पावर, क्या बोलते हैं हम इसे, हॉर्स पावर, या फिर आप किलोवाट भी कह सकते हो अलग से, किलोवाट की यूनिट होती है और 1000 वाट के इक्वल होता है, 1 किलोवाट इज 1000 वाट, ठीक है, याद रहेगा। 1 मेगावाट भी आप कह सकते हैं, 1 मेगावाट के केस में 10 की पावर 6 वाट हो जाता है, 10 की पावर 6 वाट, 1 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आप और भी बोल सकते हैं HP 1 हॉर्स पावर विच इज अप्रोक्सीमेटली 746 वाट के इक्वल होता है, 746 वाट, ये पावर के कुछ यूनिट्स होते हैं। हॉर्स पावर देख ले, यही वाली चीज है, ये वाली हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, याद रहेगा भाई, याद रखना है। अब हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी के। एनर्जी के जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो कुछ और नहीं होता, आपके पास वर्क डन ही होता है, कि आपने कितना ज्यादा वर्क डन किया है ना, एबिलिटी टू डू वर्क, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। आपके पास जितना
काम करने की क्षमता है उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो एनर्जी कुछ और नहीं है कि आपके पास वर्क डन है। अगर हम इसके यूनिट्स के वगैरह के बारे में बात करते हैं तो इसकी ये जो जूल होती है वो आपके पास एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, याद रहेगा। और एक होते हैं आपके पास वाट आवर, जो आपको याद रखना है भाई, नॉर्मल बहुत कम यूज होते हैं। ये जो वाट आवर है वो बहुत कम यूज होता है, ये होता है किलो वाट आवर ज्यादा यूज होता है, जिसको हम अपने घर के टर्म में इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हो तो उस केस में हम इसको 1 यूनिट के नाम से जानते हैं, किलो वाट आवर। आप लोगों के घर में जो बिजली वाला मीटर होगा उसमें जाकर देखिएगा KWH लिखा होगा, किलो वाट आवर, वो बताता है कि कितने यूनिट, 1 किलो वाट आवर इज नथिंग बट 1 यूनिट बिजली बिल, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, जब भी कभी आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करना है तो वहां पे हम कमर्शियल यूनिट यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड किलो वाट आवर। जूल इज वेरी बेसिक यूनिट, बेसिकली स्मॉल यूनिट कह सकते हैं आप, ऐसा यूनिट है बट स्मॉल यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कैलोरीज, आपने नाम तो सुना ही होगा। अप्रोक्सीमेटली 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.2 जूल, या फिर 4.184 भी बोल देते हैं, 6 भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल के इक्वल होता है। एक होता है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी आप कई बार यूज करने वाले हो, लेकिन 12th में आप ज्यादा यूज करोगे, अभी यूज नहीं करोगे आप इसको। ये जूल से भी आप कह सकते हैं कि छोटी यूनिट होती है। 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द रेज पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, याद रहेगा, उल्टा बोल दिया मैंने। इनके बीच में रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, याद रहेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस मच जूल, ठीक है। तो कभी कन्वर्जन के लिए काम आएगा, 12th में काफी फ्रिक्वेंटली जो है इसको हम यूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं एनर्जी वाले पार्ट में, तो ध्यान समझिएगा, हमने आपको वर्क डन कराया, हमने आपको पावर करवाया, अब हम आपको एनर्जी वाले पोर्शन को कंप्लीट करवाने वाले हैं। उसके बाद ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपके पास कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है ना। कितने पेज पे पहुंच, अभी तो बहुत सारे पेज है, बट ठीक है, आगे बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। 2 चीजें और अभी आपके पास 3 चीजें इंपॉर्टेंट आने वाली हैं एनर्जी वाले पोर्शन में से, जो गारंटी के साथ मतलब आपके पेपर में आते ही आते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म। देखिए, मैकेनिकल एनर्जी की बात हम तब करते हैं जब कोई बॉडी या तो आपके पास रेस्ट पे हो रही होती है, या तो वो आपके पास बॉडी जो मोशन पे हो रही, तो उस केस में हम बोलते हैं कि उस बॉडी के अंदर क्या मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, वहां पे जब भी कभी आता है मैकेनिकल एनर्जी, तो वहां पे हमेशा हम 2 एनर्जी के बारे में डील करते हैं। वो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी एंड अनदर वन इज योर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात, ठीक है। चलो बताता हूँ, देखो भाई, अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्म की, तो एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी पे उस बॉडी के पोजीशन की वजह से आती है, कि पोजीशन उसके एक्चुअल में क्या है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राउंड, ये आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, अर्थ का लेवल है ग्राउंड, और यहाँ पे अगर एक बॉडी है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली वो आपके पास 0 होता है। वहीं पे अगर इस बॉडी को हमने यहाँ पे लिया है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाती है M×G×H। अभी बताएंगे ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि पोजीशन नीचे से ऊपर, आपके पास कुछ और ऑब्जेक्ट है, जैसे इलास्टिक ऑब्जेक्ट, अगर मैंने स्प्रिंग की बात करी, इसको मैंने यहाँ पे खींच दिया, तो पहले इसकी पोजीशन यहाँ पे थी, अब इसकी पोजीशन यहाँ पे आ गई, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या है आपके पास 0 है, लेकिन यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है -kx। ये कैसा है बताएंगे अभी, मैंने आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 था, यहाँ पे मैक्सिमम हो गई उसकी, है ना। यहाँ पे अभी रेस्ट पे था, नॉर्मल पोजीशन पे था, ग्राउंड लेवल पे था, ठीक है, लेकिन जरूर अच्छा ग्राउंड लेवल यहाँ पे बात नहीं करेंगे, जब हाइट की बात करेंगे तब बात करेंगे। अभी इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन थी, उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ गया, है ना, या फिर हो सकता है यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ हो रही होगी, अभी मैं 0 मानकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कुछ ना और मतलब एक्स्ट्रा हो गई, ऐसा कुछ आपके पास, जब आपने इसको क्या फोर्स लगाकर इसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है यहाँ पे, पोजीशन चेंज होने की वजह से आ रही है, आ रही बात समझ में, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, पोजीशन यहाँ थी, यहाँ पे हमने खींच कर ले आया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कब आता है, जब आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आता है, ठीक है, गॉट इट। चलिए, वहीं आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी।
फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी के आपके पास यहाँ पे दो फॉर्म है। पहला आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक यस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर नीचे है, इसको अगर आप ऊपर लेकर जाना चाहते हो लेट से h हाइट पे, तो इसका कितना मास है मान लेते m है, और ग्रेविटी की वैल्यू तो g होती है। तो देखो वेट हमेशा नीचे के डायरेक्शन में लग रहा होता है, विच इज नथिंग बट जितना मास है इंटू में g, mg। बोलो कोई दिक्कत? नॉर्मल सा काम था। तो नीचे के डायरेक्शन में जितना वेट लग रहा होता है, आप इस बॉडी का वेट हमेशा उतना ही ऊपर की ओर लगाने वाले हो। बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल बेसिक सा काम है भाई, बिल्कुल बेसिक सा काम है। इसको आप क्या करो, उतना ही मिनिमम फोर्स आप ऊपर लगाने वाले हो, तब जाकर ये बॉडी ऊपर उठेगी, अदरवाइज नहीं उठेगी। कहने का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा। अगर कोई बॉडी पहले से कुछ अमाउंट का फोर्स नीचे लगा रही है, तो और अगर आप इसे लिफ्ट करना चाहते हो ऊपर, तो आपके पास मिनिमम फोर्स उतना लगाना पड़ेगा जितना वो नीचे लगा रहा है, और उससे ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो बॉडी है आपके पास ऊपर आएगी। तो मिनिमम फोर्स आपके पास mg है। तो वर्क डन हमें पता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस होता है। फोर्स की जगह ये जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में वो काम करेगा, मिनिमम फोर्स mg, और हाइट क्या हो गया आपके पास h, सो mgh इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारी क्वेश्चन है इसके बेस पे, तो ध्यान से समझ के इसको याद रख लीजिए। एक आपके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये जनरली स्प्रिंग्स के लिए काम करते हैं, कि एक आपके पास स्प्रिंग है, इसको आपने यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन में थी, बाद में आपने खींचकर यहाँ पे ले आया। अरे बस समझ में, लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज x, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है माइनस का kx पे, माइनस का kx पे, k मतलब डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है। और यहां से अगर इसको हटाते हैं तो हो जाता है नेगेटिव ऑफ kx, नेगेटिव क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट होती है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। आइए मैं समझ, पिछले वाले चैप्टर में रिस्टोरिंग फोर्स हमने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो फोर्स के जगह पे ये वाली चीज जो आपके पास आ गया, तो वर्क डन क्या हो गया, मतलब ये वाला एक तरीके से क्या हो गया, माइनस का kx फोर्स हो गया, ठीक है ना। वहीं पे अगर आप वर्क डन की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। मतलब मेन जो चीज है आपके पास यही चीज समझना कि इस केस में क्या आपके पास फोर्स जो है वो लग रहा होता है, ठीक है, याद रहेगा। अब बात आती है इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन, तो अभी आपको यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाएगा, अदरवाइज जो यहाँ से निकल कर आता है वो आपके पास माइनस का kx की माइनस हाफ kx स्क्वायर जो निकल कर आता है वो बात की बात है, ठीक है ना। अभी छोड़ दीजिए इसको, अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है, इसके बारे में डिटेल में अभी आपके पास है नहीं। ये वाली चीज हमने आपको बता दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक सी चीज है, क्या है, अगर कोई बॉडी आपके पास पहले रेस्ट पे था, कुछ हाइट पे ले गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब मैं कहता हूँ हाइट पे ले गए तो यहाँ पे लाकर छोड़ दीजिए, नीचे आना शुरू कर देगा, तो बॉडी क्या होगा, मोशन में आना शुरू कर देगा, मोशन में नीचे ट्रेडिंग करके सम वेलोसिटी से वेलोसिटी चेंज होती रहती है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आपके पास स्पीड जो है हर सेकंड में इतना चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान समझना। पहले पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट पे गया, मैक्सिमम हाइट पे, तो आपके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, हमने छोड़ दिया, नीचे आने लग रहा है, तो वही जो पोटेंशियल एनर्जी थी वही कन्वर्ट होकर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। मतलब एक बॉडी जब आपके पास मोशन में होने वाला है तो उस बॉडी जो है वो पोजेस करने वाला है काइनेटिक एनर्जी। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समझ में आई ना बात, ठीक है, याद रहेगा, फाइन। तो ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी जब कोई भी बॉडी आपके पास मोशन में रहता है। यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा डेरिवेशन आता है, एक्सप्रेशन आता है, देखिए हाफ mv का स्क्वायर, याद रहेगा, है ना। अब इसका डेरिवेशन करवाना जरूरी है। यहाँ पे हम डेरिवेशन दो तरीके से कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। डेरिवेशन जो आपके पास वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला डेरिवेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर आपके पास, देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये समझना, काइनेटिक एनर्जी मोशन में वो ठीक है, लेकिन होता क्या, वो भी एक प्रकार का क्या आपके पास वर्क डन है। आपको मैंने क्या बताया, जितना ज्यादा वर्क डन उतना ही ज्यादा mgh। तो जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो कुछ नहीं है, वर्क डन ही है। जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी वो कुछ और नहीं है, वर्क डन ही है, ठीक है ना। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए कहा जाता है आपने क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि हमारे पास एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, सो इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0 एंड इफ आई से आई अप्लाई सम फोर्स, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया और ये अब ये मूव करना शुरू हो गया एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी हो गई। द मास ऑफ द बॉडी वाज m, यू हैव टू डिस्क्राइब दिस कंप्लीट सिनेरियो। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी व्हेनेवर यू ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। अगर आपके पेपर में आ गया तो आपके पास लिखना पड़ेगा, कंसीडर ए मास, consider a body of mass m, initially it was at rest, when we apply a force m it accelerated through a acceleration a and its final velocity becomes v। अरे बस समझ में, after some time
हमारी बात समझ में, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये इनिशियल रेस्ट पे था, बाद में कुछ न कुछ मोशन में हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन का मतलब फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एंड इट अचीव्ड सम डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से दैट इज एस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, इसकी जगह एस लिख सकते हैं आप, एस डी लिखना है डी लिख लीजिए, वहां भी डी लिखना पड़ेगा आपके पास। तो यहाँ पे फोर्स निकालना है और क्या निकालना है आपके पास, और क्या निकालना है आपके पास, ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसी है, वर्क डन को हम काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे बाद में, अभी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन की जगह क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने थर्ड वाली, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लगानी थर्ड वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम नहीं पता ना, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कितना लग रहा है, इसीलिए। ओके यहां से आप क्या करेंगे, इनिशियली वेलोसिटी 0 था, तो ये हो गया आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2s को इधर ले आए आपके पास, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s हो गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। इससे लाकर आप यहाँ पे पटक दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्क डन को आप यहाँ पे 100% काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जगह लिख दे v स्क्वायर बाय 2s। यहाँ से देखिए s से s कट जाएगा, यहाँ पे बच गया हाफ mv का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इस वाली चीज को जो भी बची है। तो हाफ mv स्क्वायर इज योर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला, इसे बोलते हैं डेरिवेशन। बिल्कुल बेसिक सा डेरिवेशन है, कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी एंड द मोमेंटम आपको बताना है। मोमेंटम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 9th क्लास में सुना दिया हमने आपको, नहीं भी सुना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीनियर मोमेंटम की हम बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम की बात हम 11th क्लास में करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपके पास मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये मास है आपके पास बॉडी की वेलोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आपके पास पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, उसका फॉर्मूला हाफ mv का स्क्वायर है, तो आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी की जगह आप मोमेंटम रख दीजिए, खत्म बात। काइनेटिक एनर्जी को लेट से हम k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ को ऐसे रख रहे हैं, इसी को ही आप क्या कीजिए m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, अभी हम आपको बता देंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 1/2। देखिए m का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m। यहाँ पे अगर मैं दोनों में स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत, दोनों साइड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जहां पे m स्क्वायर और v स्क्वायर है, वहां पे मैं क्या p स्क्वायर रख सकता हूँ, 100% रख सकता हूँ। सो इट विल बी p स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2m। बोलो कोई दिक्कत भाई, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये जो रिलेशन है वो ड्राइव कर दिया, यही रिलेशन है आपके पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला, आपको याद रखनी है। डायरेक्टली न्यूमेरिकल इस बेस पे आपके पास, इस फॉर्मूला बेस्ड पे आपके पास दिया जाता है। आई बात समझ में। सो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट p स्क्वायर बाई 2m, याद रहेगा। काइनेटिक एनर्जी नथिंग बट p स्क्वायर बाई 2m, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलें आगे, फाइन। अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। ध्यान से समझिएगा वर्क एनर्जी थ्योरम की क्या कहानी है। इतना बेसिक सी चीज है, इतनी बेसिक सी चीज है, क्या बताऊं मैं, ध्यान समझिएगा। अभी हमने आपको काइनेटिक एनर्जी, ध्यान समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कराया ऊपर, जो कि हाफ mv का स्क्वायर निकल कर आया। अब मैं आपसे यहाँ पे क्या कहने वाला हूं, ध्यान समझिएगा। ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ना, वो किसके इक्वल होता है, क्या कहता है, इसका कहना है ये हमेशा वर्क डन, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अगर हमने ऊपर अभी हमने एक्सप्रेशन की बात करी थी, यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन की बात करी थी हमने यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे हमने ड्राइव करा था, तो बॉडी को हमने रेस्ट पे लिया था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, बाद में बॉडी की कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी हो गई थी, m था, मास m था, मास तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, तो हाफ m u का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इज 0। Initially its kinetic energy was 0. Later its velocity became v, so its final velocity kf will be equal to half m into v का square. And the difference according to work energy theorem, net work done will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0, सो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी इज mv स्क्वायर। अब बात आती है सर, तो आपने ये चीज हमें पहले क्यों नहीं बताया, ध्यान से समझना, क्योंकि स्टार्टिंग में उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं, तो आप हाफ mv स्क्वायर ही तो लिखोगे, तो बार बार माइनस जीरो हम क्यों करें, मेन चीज ये। तो अब वर्क एनर्जी थ्योरम जब स्पेशली आ जाता है, तो उस केस में जरूरी नहीं रहेगा कि ये वर्क डन 0 रहेगा, जरूरी नहीं रहेगा, हो सकता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, u है। इनिशियली दिस बॉडी वाज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी v, and later when we applied some amount of force on the body, then its velocity changes, either it can decrease or increase, there is no doubt about that, right?
तो अगर वो इंक्रीज कर गया तो V हो गया लेट से। सो द वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल की बात करता हूं तो हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, एंड इनिशियल की बात करता हूं तो हाफ एम यू आएगा। भाई वो बताओ, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं 1/2m, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है ना। वर्क डन जो है आपके पास किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बताओ भाई, याद रहेगा? ठीक है, बेसिक सी चीज थी, याद रहेगा? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। ये बता दिया हमने आपको, वर्क एनर्जी थ्योरम बता दिया आपने आपको। फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी ठीक है, लेकिन कोई भी बॉडी अगर मोशन में आता है तो उस बॉडी के अंदर आपके पास पॉजेस कर लेती है काइनेटिक एनर्जी, दैट्स फाइन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग तरह के मोशन करते, कोई बॉडी अलग अलग तरीके से मोशन करता है, तो वहां पे अलग अलग काइनेटिक एनर्जी का नाम दे दिया है और कुछ नहीं। अगर बॉडी सीधा स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, तो उस बॉडी के अंदर क्या होगी भाई बताओ, इस बॉडी के अंदर क्या होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो पहला वाला आपके पास वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोटेशनल आपको पता है कि अबाउट फिक्स एक्सिस के अबाउट ट्रेनिंग घूमते रहता है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। अगला आपके पास है वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी, इसके बारे में बता देता हूं, ध्यान समझ जाएगा। पेंडुलम देखा होगा, वो भी तो मोशन कर रहा है, लेकिन एक उसके मेन पोजीशन फिक्स है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस टाइप के काइनेटिक एनर्जी को हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पेंडुलम तो खैर आप ऑसिलेटरी बोलेंगे, लेकिन इस केस में आप क्या बोलेंगे, व्हेनेवर अ पार्टिकल वाइब्रेट्स अबाउट, वाइब्रेट्स का मतलब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ठीक है ना, बड़ी तेजी से मीन पोजीशन के अबाउट। ये मेरे पास मीन पोजीशन, इसके इधर 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 बहुत तेजी से आपके पास वाइब्रेट करती है, तो मोशन में है, तो इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमारे पास कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो कहां पे देखने को मिल सकता है आपको, यहां पे कन्वर्जन पेंडुलम में देखने को मिल सकता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आपके पास क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है, राइट। क्योंकि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट पे लेकर गए आप, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, और वहां से अगर आपने छोड़ दिया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम था, धीरे 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 वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने लग गया, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाता है। अगली चीज आप लोगों ने देखा होगा कि डैम है, डैम के ऊपर काफी हाइट पे क्या कर रखा है हमने, वाटर को स्टोर कर रखा है, वहां से हमने वाटर को नीचे फॉल करवाए, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट पे तो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे हमने उसको छोड़ा पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने लग गया, कन्वर्ट होने लग गया काइनेटिक एनर्जी में, और उस काइनेटिक एनर्जी के मोशन की वजह से आपके पास जो टरबाइन है वो आपके पास घुमा, और लेटर दैट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्जन की बात कर रहे थे, बेसिक अब जो चीजें आ रही हैं आपके पास, ध्यान समझिएगा, अब जो आपके पास चीजें आ रही हैं वो आपके पास बेसिक सी चीजें जो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है छोटे क्लासों में, नहीं तो आप लोगों ने सुना तो जरूर होगा, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया सोलर एनर्जी, सनलाइट वाला, क्या आपने सुना नहीं है, बिल्कुल सुना है सर। हीट एनर्जी सुना है, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं सुना तो बता देता हूँ, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में हम आपको पूरी तरह पढ़ाएंगे, वहां पे तो टेंशन मत लीजिए। वहां पे एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो थर्मल एनर्जी कुछ नहीं, अर्थ के इनसाइड में जो न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो हीट एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, नेचुरल स्टीम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैग्नेटिक और मैकेनिकल एनर्जी, तो आपको बता ही दिया। तो ये सभी टाइप्स के एनर्जी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमें क्या करना है, ट्रांसफर करते जाना, जो कि मैंने आपको बताया, पोटेंशियल को काइनेटिक, काइनेटिक को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल को लाइट, लाइट को साउंड, अलग अलग तरीके से हम क्या करवाते हैं, इसको कन्वर्ट करवाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ये वही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है, ये से वही कन्वर्जन, इससे उसमें, उससे उसमें, उससे इसमें, ये और कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या बताते हैं कि एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहता है, वो ना ही आपके पास क्रिएट कर रहे हो, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। आई बात समझ में, ठीक है। चलो भाई, तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी यही कहना है और कुछ नहीं है। अब इसी चीज की आपको क्या देना है, वेरिफिकेशन, किसके, कि आपके पास जो
यहाँ पे फिलहाल तो हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, कि मैकेनिकल एनर्जी जो आपके पास वो कंजर्व्ड रहता है, इसकी आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन देनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है, चलो भाई दे देते हैं। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा कि हमें वेरिफिकेशन देनी है। के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और दोनों ही कांस्टेंट होते हैं हमेशा, इन दोनों का सम फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी। तो अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, जैसे एक बॉडी यहाँ पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, यहाँ पे इसकी बॉडी के मास m ले लेते हैं, टोटल हाइट को हम क्या करते हैं h ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ठीक है। तो अभी हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, बिकॉज ये मैक्सिमम हाइट पे है, तो वहां पे अगर हम इसकी ना 3 जगह पे निकाल कर बता देंगे, ध्यान समझिएगा। पॉइंट ए पे, चलो एक पॉइंट बी पे निकाल देते हैं, और एक बिल्कुल लास्ट में इस पॉइंट सी पे निकाल देते हैं। एग्जैक्ट मैंने बीच में जानबूझकर नहीं लिया, क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है एग्जैक्ट सर बीच वाला तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन कम ज्यादा वाला समझ में नहीं आता है। सबसे पहले हम मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यही दोनों एनर्जी हम निकालेंगे, टोटल एनर्जी उसी को कहते हैं कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं निकालता हूं, तो चलो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के प्लस यू ही लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहां की बात करता हूं तो क्या बॉडी मूव कर रही है, एक चुपचाप तो बैठा है भाई, तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपके पास जीरो होगी। क्यों होगी, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो देख लेते हैं, मास m है, g तो वही g रहता है, h भी यहाँ पे हमने h ही लिया हुआ है, तो mgh हो गया। कई बार x लेंगे, कई बार कुछ लेंगे, कई बार कुछ लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो टोटल एनर्जी इज हियर mgh, ये हो गया आपके पास फर्स्ट केस। मतलब पॉइंट ए पे, ध्यान समझिएगा, पॉइंट ए पे आपके पास जो टोटल एनर्जी निकल कर आया है वो mgh है। याद है, समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। चलो, अगर हम दूसरे की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज मेरे पास ध्यान सुनिएगा, यहां से जैसे मैंने बॉडी को छोड़ा, ये नीचे जाना शुरू हुआ, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब ये है कि एट पॉइंट बी देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कौन कितना होगा वो हम यहां से देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक के हम डिस्टेंस को x मानते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा h माइनस एक्स। बोलो कोई दिक्कत, बेसिक सी चीज है भाई यहां से x लिया तो टोटल हाइट h था, h में से x को गायब कर दो, जो बचा हुआ है h माइनस एक्स हाइट हो गई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब पॉइंट बी पे हमें दो चीजें निकालनी है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, बिल्कुल बेसिक सी चीज है, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना, बेसिक सी चीज है। तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, तो फॉर्मूला तो होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, हाफ एम वी का स्क्वायर। क्या आपको वेलोसिटी पता है, तो निकाल लो ना भाई, तीसरा वाला इक्वेशन का यूज करके। तो ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a के जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, g। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इनटू में s डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से लेकर यहीं तक तो आप जाना चाह रहे हैं, बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि पॉइंट बी पे निकालना चाह रहे हो, तो ये हो गया x। तो v स्क्वायर की जगह रख दो आप 2gx, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mg। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमेशा जो हम हाइट लेते हैं ना, ग्राउंड से लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा था इसलिए, लेकिन आपकी बार ये जो है ना इतने हाइट तक है, जैसे इसमें निकाला था mgh, तो हाइट आपने ये लिया था, अब यहीं पे निकाल रहा है तो हाइट तो यही आएगी ना, और ये वाली हाइट कितनी, h माइनस एक्स, तो यहाँ पे आप h माइनस एक्स लिखेंगे। इसको भी सॉल्व करके गारंटी के साथ इतना ही आना चाहिए, तभी तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, वरना तो भैया दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। सॉल्व कर दो, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बच गया mgx, प्लस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया mgh माइनस mgx, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बता, mgh बचा। ये वेरिफिकेशन आ सकता है पेपर में भाई, मैक्सिमम चांस है। वर्क एनर्जी थ्योरम के भी मैक्सिमम चांस है, जो डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी थे वो भी मैक्सिमम चांस है, बिल्कुल ये बेसिक सी चीजें हैं। अब कौन सा दे दें इनमें से, देखो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते भाई, लेकिन बेसिक सी चीजें ये आपको सिखा जरूर सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास mgh। तो आपने मैकेनिकल एनर्जी निकाला बी पे, मतलब बी पे वो भी आपके पास mgh आया, ए पे निकाला वो भी आपके पास mgh आया, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब हम कहां पे निकाल दे भाई, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी,
तो यहाँ पे फिर से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, बताओ क्यों? क्योंकि हाइट की वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि हाइट तो ग्राउंड से लेते हैं हमेशा पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आई बात समझ में? लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो निकालोगे ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ मुझे इस वाले पॉइंट पे? तो फिर से यही वाली इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, v स्क्वायर, माइनस को हटा दो इसको, इज इक्वल टू 2 इंटू ए के जगह g इंटू एस, एस के जगह क्या आ जाएगी? ये टोटल आ जाएगी आपके पास h, 2gh, ठीक है। क्योंकि यहां से लेकर आप यहां तक की बात कर, टच नहीं हुआ, जस्ट टच होने वाला है, उस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगा हाफ m, v के जगह पे यही चीज आ जाएगी, v स्क्वायर के जगह पे इंटू में 2gh, और इसके जगह क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी 0, mgh, h के जगह 0 था इसलिए इसको 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बच गया आपके पास? mgh। लो भाई तीसरे केस में भी आपके पास क्या आ गया? mgh। अब चाहे तुम इसके बीच में a और c के बीच में पॉइंट आप चाहे इनफाइनाइट ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हर पॉइंट पे आपके पास कंजर्व्ड ही आने वाला है, यही चीज आएगी हर बार। तो यहां से प्रूफ हो गया कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत? बेसिक सी चीज थी, है ना। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है फटाफट। चलो भाई आगे की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू अ सिंपल पेंडुलम। चलो भाई सिंपल पेंडुलम की भी हम बात कर लेते हैं। बेसिक सी चीजें यहाँ पे भी आपके पास कुछ अलग से नहीं है, बस इसका एक बेसिक सी चीज आपको समझना है कि इस तरह से है, ये थ्रेड है, ये आपके पास बॉब ऑफ मास है, ये यहाँ तक आया और ये आपके पास यहाँ तक गया, दोनों तरफ बिल्कुल सेम टाइप का बनाना है आपके पास। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम आया, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम आया, इस तरह से, है ना। ध्यान समझिएगा, ये इसकी मीन पोजीशन कही जाती है, और मीन पोजीशन पे सिर्फ तीनों पॉइंट पे आपको ध्यान समझना क्या होता है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। These 2 points B and C are called extreme positions, while the point A is called क्या कहते हैं इसको? पॉइंट A को मीन पोजीशन, है ना। इसी के अबाउट ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, उससे रिलेट करता है आपके पास पेंडुलम, राइट, जो बॉब होता है, ठीक है, ओके। तो पॉइंट ए पे जो है ना काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम रहता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहता है, और क्योंकि ये ग्राउंड के साथ ऑलमोस्ट है, हाइट नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 0। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम हाइट पे देखो, ये वाली हाइट है ना h हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपके पास mgh रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद इसको रुकना पड़ता है, तो वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाती है। तो हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल मैक्स रहेगा, जो कि mgh है, नो डाउट, है ना, mgh इफ दिस हाइट इज h, नो डाउट, ठीक है, याद रहेगा। तो तीनों पॉइंट पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी और कितनी काइनेटिक एनर्जी। इनके बीच में आपके पास एक ग्राफ भी बनाने के लिए आता है, वही वाला पॉइंट है, कुछ अलग नहीं है, ग्राफ बता देता हूं। ग्राफ रहता है, मान लेते इधर आपके पास एनर्जी है। सबसे पहले ये देखिएगा, अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पे बात करी तो mgh है, क्या है आपके पास? mgh है। तो यहाँ पे mgh है, तो अब ध्यान समझिएगा, या फिर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे तो mgh के टर्म्स में निकाल रहे थे हम, तो यहाँ पे लीनियर ग्राफ बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। क्या बनता है आपके पास? स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इधर आप हाइट ले लीजिए कि हाइट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, और इधर आप एनर्जी ले लीजिए, ये इस टाइप से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो एक ग्राफ आपको ऐसे बढ़ाना, एक चीज बढ़ेगा दूसरी चीज घटेगी भाई, सीधी सी बात है। एक चीज बढ़ेगा तो दूसरी चीज घटेगी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसमें आप लिख देना काइनेटिक एनर्जी, और इस वाले में लिख देना आप पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे दोनों बिल्कुल हाफ ऑफ हो जाएंगे, हाफ ऑफ mgh लिख दीजिएगा, और ये टोटल आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम mgh आएगी, टोटल एनर्जी, दिस इज योर टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ये आप लिख सकते हैं, जो कि mgh होगी। यहाँ पे 0 हो रही है, इधर हाइट बढ़ रही है, बस ये वाली चीज आपको बढ़ाना, बस इतना याद रहेगा, ठीक है। तो लो भाई, जितनी भी चीजें थी आपके पास थ्योरी में, आपके पास वर्क, एनर्जी एंड पावर में, वो हमने आपको करवा दिया, और अब बारी है क्वेश्चंस की। तो चलो अब हम क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों का दिमाग नहीं खुलने वाला, और जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपके पे बोर्ड के पेपर पे आएंगे, वो आप नहीं कर पाओगे। तो अच्छे से समझिएगा, प्यार समझिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहते हैं ब्लॉक ऑफ 30 kg इज पुल्ड अप अ स्लोप एज शोन इन द डायग्राम। डायग्राम यहाँ पे दिया नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका डायग्राम इस तरह से है, यहाँ पे कुछ कितने का था, 30 kg का ब्लॉक था, इस तरह से लेकर जा रहे हैं ऊपर। ये आपके पास 3 मीटर डिस्टेंस है पूरा का पूरा, और ये आपके पास 1.5 मीटर है डिस्टेंस पूरा का पूरा, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये डायग्राम है इसके पास।
कांस्टेंट स्पीड से लेकर जा रहा है 200 न्यूटन फोर्स पैरेलल टू स्लोप, स्लोप के पैरेलल में आपके पास 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए लेकर जा रहे हैं, 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हुए लेकर जा रहे हैं। तो हमसे पहले पूछा वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया 200 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 मीटर का, तो 2 दिने 2 तिया 6, 600 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब जूल, तो वर्क डन 600 जूल आपके पास आंसर हो गया। दूसरे बोला पोटेंशियल एनर्जी गेन, तो ऊपर से यहां से लेकर यहां तक गया, तो हमेशा जो हाइट लेते हैं उस केस में हमेशा किसके साथ लेते हैं, ग्राउंड के साथ लेते हैं। तो ग्राउंड के साथ ये वाली हाइट लेना, आपको ये नहीं लेना ध्यान से। जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप से देते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि हाइट हमने 3 मीटर ले लिया, गलत बात, ठीक है। तो आपकी बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू बोल देता हूँ, चलिए। तो उसका फॉर्मूला होता है mgh, m की जगह कितना हो गया 30 इंटू जी की जगह मान लो कि 10 ले लिया मैंने, 10 दे रखा है आपके पास, इंटू में h की जगह पे कितना हो गया 1.5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 450 जूल। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए भाई, छोटे छोटे ये जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम नहीं लगता भाई, ध्यान समझिएगा। जितना टाइम हमने आपको थ्योरी पढ़ाने में लगा दिया उतना टाइम नहीं लगता यहाँ पे, क्यों, वहां पे डेरिवेशंस भी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, कई चीजें एक्सप्लेन करनी होती है। यहाँ तो डायरेक्टली नॉर्मल सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। पहले कहता है 200 ग्राम का बॉल है, वर्टिकली अपवर्ड हमने थ्रो कर दिया, वेलोसिटी इसकी 30 मीटर पर सेकंड थी। ड्रॉ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मेंशन। देखिए जब आपने एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका हुआ, ऊपर, अभी देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ पूछ लिया, तो ऐसा तो हमने आपको कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ में आना चाहिए जो कॉन्सेप्ट बताया हमने उसके अकॉर्डिंग। कोई बॉडी है, उसको आपने नीचे से ऊपर फेंका है, तो 100% एक उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम आएगा, तो 100% है उसके जो वेलोसिटी होगी धीरे 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 डिक्रीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के उसकी 0 होगी, फिर वापस वो रिट्रेस करने वाला है अपने ओरिजिनल पाथ को, राइट। तो वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो इनिशियली वो उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी थी यहाँ पे, और धीरे 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 उसकी वेलोसिटी कम हुई, एक पॉइंट ऐसा आया जब उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। टाइम स्टिल इंक्रीजिंग, टाइम को कभी कांस्टेंट मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए कहता हाउ लॉन्ग विल बॉल टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यहां से लेकर मैक्सिमम हाइट, यहां से लेकर यहां तक मैक्सिमम हाइट को पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया है वो आपको बताना है। अब बात आती है टाइम का, तो अभी तक हमने आपको किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया है ना, तो अब वो चीज कैसे करेंगे, तो ध्यान समझिएगा। आपके पास कितना था 200 ग्राम का बॉल था, है ना, यहां से हो गया, तो ऐसा कर दीजिए वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को कैसे लिखेगा, मास इंटू, एक चेंज करने की चीजें पता होनी चाहिए, इंटू में डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन को कैसे लिखेगा v माइनस यू बाई में टी इंटू में डिस्प्लेसमेंट। देखो अब वर्क डन का ही फॉर्मूला देखो कहां पे ले गया मैं आप लोगों को, कहां पे ले गया आप लोगों को। तो मेन जो चीज है वो ये वाले कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, यही ना बात समझ में, ठीक है ना। ये चीज तो पहले छोटी क्लास में बता रखा है ना भाई। तो मास दे रखो कितना दे रखा है 30 दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 100% 0 होगा, और ये जो वर्क डन होगा यू होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपके पास 30 थी, माइनस का आएगा, वो माइनस सिर्फ इतनी सी बात बताएगा, हाइट वाइट दे रखा है ना कुछ, ड्रॉ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हाउ लॉन्ग इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए कुछ भी नहीं बताया गया, यहां से तो बात नहीं बन पा रही भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो दिया मैक्सिमम हाइट कितना हाइट वो मेंशन ही नहीं किया, तो यहां से तो आप नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसमें आपके पास क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और इसमें लेकिन टाइम नहीं है तो हम ये भी नहीं लगाएंगे, ये भी आपके पास जो टाइम है वो आपके पास नहीं लगाने वाले। तो मेन चीज है टाइम निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का u हो जाएगा, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा ए, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी तो माइनस का g लेंगे, और टाइम का t हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम का फॉर्मूला आ गया u बाई में g, u कितना था 30 देख लीजिए, है ना, और टाइम कितना आपके पास, टाइम कितना, सॉरी g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 10, तो डिवाइड कर देंगे तो 3 सेकंड आपके पास आंसर हो जाएगा, 3 सेकंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलो भाई तीसरे की बात करते हैं, कहते हैं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, हाफ एम वी स्क्वायर लगा दीजिए, सिर्फ मास को किस में लेना है आपको केजी में कन्वर्ट करके, इसको ध्यान से समझिए। व्हाट विल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो mgh लगा दीजिए, आई बात समझ में। अच्छा mgh नहीं लगा पाएंगे यहाँ पे क्योंकि हाइट दिया नहीं है, अब हाइट नहीं दिया सर क्या करेंगे, तो जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी भी होगा, आई बात समझ में, जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा आपके पास, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा उतना ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उतना ही जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने वाला है, वही जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने वाला है। समझ में आ गई बात, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास वही चीज होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा इसमें क्या क्या कहा गया है। कंडीशन देख लीजिए सभी चीजें, और डायग्राम भी देख लीजिए।
एक ट्रक ड्राइवर है, कैन लोड ऑयल ड्रम्स। ओके, ये सभी आपके पास ऑयल ड्रम से दिखा देता हूं मैं। ये आपके पास ऑयल के ड्रम से इसको ट्रक के ऊपर लोड कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें दे रखी है, बाय लिफ्टिंग देम डायरेक्टली ईच ड्रम हैज अ मास ऑफ 80 kg। प्लैंक जो ये वाला जो प्लैंक है, ये जो स्लोप बना हुआ है आपके पास, वो 3 मीटर लॉन्ग है। एंड द बैक ऑफ द ट्रक ऑफ द इज 0.8 मीटर एंड द बैक ऑफ द ट्रक इज 0.8 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये वाला जो चीज है, ये कितनी ऊंचाई पे है, तो 0.8 मीटर पे। ये चीज आपको सभी इंफॉर्मेशन जो है वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं फटाफट पे। पहले में पूछा है how much force would be needed to lift a drum into truck weight directly without using the plank। अगर हम इस प्लैंक को यूज ही नहीं कर रहे हैं तो हमें इसको लिफ्ट करने में, मान लो कि यहाँ पे, तो इसे लिफ्ट करने में कितना वेट लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब m इंटू जी। क्या करना पड़ेगा, m इंटू जी। मास देख लो कितना दे रखा है और जी भी देख लो कितना दे रखा है, इंटू करो मौज लो, है ना। मास 80 किलो था और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 न्यूटन आंसर हो गया, खत्म बात, दैट्स इट। ठीक है। How much energy would be required in lifting the drum into the truck without the plank? प्लैंक के बिना ही आपके पास कितनी जो एनर्जी है वो आपके पास रिक्वायरमेंट होगी। तो ओवरऑल आप पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, है ना। m देख लो कितना था, 80 था, इंटू में g की जगह 10 था, इंटू हाइट की जगह कितना था 0.8, मल्टीप्लाई कर दोगे 6 8 64 640 जूल आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है उसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या कहा जाता है हमसे कि भाई इफ द फोर्स नीडेड टू पुश द ड्रम 300 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो वाई इट इज लेसर देन पार्ट 1, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल प्यार से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे एक फोर्स लगा रहे होते हैं तो उस केस में जो हमारा फोर्स होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हॉरिजॉन्टल वाले में और एक आपके पास वर्टिकल वाले में। तो आपके पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला और ये इधर कर देंगे तो इसे हो जाएगा आपके पास वर्टिकल वाला, और ये आपके पास फोर्स हो गया विच इज 300 न्यूटन। तो जिसके साथ थीटा होता है, अभी हमने कंसेप्ट में ये चीज आपको समझाया, उसके साथ हो जाता है एफ कॉस थीटा, और इसके साथ क्या हो जाता है आपके पास एफ साइन थीटा। क्योंकि हम इसको अप लिफ्ट करना चाहते हैं तो जो हम फोर्स का कंपोनेंट लेने वाले हैं आगे तो नहीं लेकर जा रहे भाई, आगे लेकर जाते तो एफ कॉस थीटा लेते, तो अब हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ साइन थीटा लेना पड़ेगा। आई बात समझ में, क्या लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे एफ साइन थीटा, ठीक है। चलो भाई, तो यहां से आपको क्या करना है, एफ साइन थीटा निकाल देना है। तो यहाँ पे आपके पास जो टोटल आपके पास वेट हो जाएगा वो फोर्स हो जाएगा एम जी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा कैसे समझाता हूं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, एम जी, लेकिन आपकी बार यहाँ पे साइन थीटा और आपके पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो एम की जगह कितना था, मास की जगह देख लीजिए, एम इंटू जी आपके पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके पास, 300 हो जाएगा। और इनटू में आपके पास आ गया साइन थीटा। यहाँ पे यार साइन थीटा की वैल्यू मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि वट एवर इट इज एंगल उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन का एंगल वैल्यू आप निकालेंगे, थीटा पुट करेंगे तो नो डाउट इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। और माइनस में यहाँ पे जाने का अभी कोई लॉजिक नहीं बनता, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं मैं इसकी जगह वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 300 इंटू में 0 पॉइंट मान लेता हूँ कि 7 थोड़ी देर के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ओवरऑल 300 से तो कम ही आएगा भाई। इसको ऐसे करता हूँ, इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 या 21 210 के आसपास आ गया, 0.712 ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। तो ओवरऑल आंसर तो 200 समथिंग आएगा ही आएगा। यहाँ पे एंगल गिवन होगा, टेंशन मत लीजिए। तो साइन वट एवर दैट वाज एंगल पुट करके उसकी वैल्यू पुट करनी, आपके पास 100% पहले वाले से कम ही आएगा। पहले वाले से क्या होगा, यहाँ पे आपके पास कम आएगा। तो यहाँ पे अब रीजन क्या दीजिएगा कम आने का वो बताइए। आप बोलेंगे यहाँ पे फोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 रेक्टेंगुलर पार्ट्स, ठीक है ना, रिजॉल्व हो गया, ठीक है, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में, ठीक है। चलो, कहते हैं व्हेन द ट्रक इज लोडेड द ड्राइवर ड्राइव्स ऑफ रिलीज द मेजर एनर्जी चेंजेस। तो कौन कौन से एनर्जी में चेंज आया वो आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे लोड था, आगे चला गया, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी था, अब ट्रक की क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आपके पास हीट एनर्जी का भी लॉस हुआ होगा। ड्राइवर हैज टू स्टॉप द फैक्ट्री एट द फैक्ट्री गेट्स, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक। तो बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी आ चुकी थी जब वो चलने लगा था रेस्ट से, तो बाद में उसको गेट पे रोकना था फैक्ट्री के, आ रही है बात समझ में। तो आपको बताना है कि वहां पे कौन सा क्या हुआ, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, वो लॉस्ट हो गई इन द सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। जब ब्रेक अप्लाई किया तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हीट एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी बॉडी की वो हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सो दैट इन केस ऑफ फ्रीली बॉडी ग्रेविटी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, ये हमने आपको करवा दिया है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी हमने आपको ऊपर करवा के आया ना भाई, सारी चीजें बताते हुए आया हूं वहां पे।
न्यूक्लियर एनर्जी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा ये वाला आपके अभी सिलेबस में नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, क्लास 12th में आपके पास एक चैप्टर आएगा न्यूक्लियाई के नाम से, एटम एंड न्यूक्लियाई, वहां पे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। अभी आप इसको छोड़ दीजिए। ये फोर्स का फॉर्मूला था वो हमने आपको करवाया, ये भी फोर्स का था, हमने ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में ये सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिखा है हमने, क्योंकि उसी चैप्टर का था ये, नहीं ये वाला इस चैप्टर का है, तो आइए यहाँ पे हम करवा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए इसमें हमसे कहा जाता है कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। मानते पहले की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था, ठीक है ना, तो हमसे कहता है कि रेशियो क्या होगा अगर हमने इसकी वेलोसिटी 1/3 कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसकी वेलोसिटी 1/3 कर दिया, तो अब जो नया k डैश होगा आपके पास वो कितनी हो जाएगी, 1/2 mv², मतलब v की जगह 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, v/3 बेसिकली 1/3 हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास, k डैश इज इक्वल टू 1/2 mv/2, तो ये हो गया v², 3 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 9 हो गया। आई बात समझ में, बस इसको आपको रेशियो निकालना है, तो k/k डैश, तो ये हो गया 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 1/2 mv²/9, तो 9 चला जाएगा ऊपर, सभी से सभी कट गया, नीचे बचा 1, तो 9:1 इज योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। यस, इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपके पास एमसीक्यू में पूछा जाएगा। कहता है अगर पावर एक मोटर का 40 किलोवाट है तो फटाफट पावर को कन्वर्ट करता हूं वाट में, तो 1000 वाट आपको बता रखा है, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट होता है ना, तो मल्टीप्लाई कर दिया इतना वाट। रेज अ लोड ऑफ 20,000 न्यूटन, तो हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये वाला रिलेशन यहाँ एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स को ऐसे रखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये वाला जो पावर का रिलेशन है वो आपको याद रखना है, जो कि वेलोसिटी के टर्म्स में आता है। तो यहाँ पे लोड का काम कौन कर रहा है, फोर्स, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया पावर अपॉन में फोर्स, विच इज द लोड एक्चुअली ओवर हियर। ये हो गया 40,000 डिवाइडेड बाय में 20,000, काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास वेलोसिटी निकल कर आ गई। चलिए आगे भाई, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए ये उसका क्वेश्चन है, बता रखा है कैलकुलेट निकालना है वर्क डन। ये तो बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये मत करवाना मेरे से, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, फिर भी मैं करवा देता हूँ, देख लीजिए एक बार। वर्क डन है, 5 किलो का वेट है, लिफ्ट करना है 10 मीटर वर्क डन, तो mgh लगाना है, m इंटू जी इंटू एच, भाई कर लो यार, बेसिक सा क्वेश्चन है। ये वाली चीज आपको बता रखा है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होता है आपके पास 90 डिग्री, जिसकी वजह से cos 90 जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से कुल्ली का वर्क डन क्या हो जाता है आपके पास जीरो हो जाता है, राइट। चलो भाई नेक्स्ट आपके पास ये गर्ल ऑफ मास 35 kg क्लाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर। ध्यान समझिएगा इसको, क्वेश्चन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक लड़की है जिसका मास 35 kg है, वो ऊपर चढ़ती है फर्स्ट फ्लोर से बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। ये इसका फर्स्ट फ्लोर मान लीजिए जो कि 4 मीटर पे है, और फर्स्ट फ्लोर से कहां पे चढ़ती है, ग्राउंड थर्ड फ्लोर एट द हाईएस्ट ऑफ 12 मीटर। तो यहाँ पे 12 मीटर है, ये वाली टोटल आपके पास 12 मीटर है, ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर है, ये आपके पास थर्ड फ्लोर है, ठीक है। ये वाले टोटल हाइट 12 मीटर है, तो ये वाला आपके पास 8 मीटर है। कहता है व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, बाद में कितनी थी, निकाल कर माइनस कर दीजिए, क्या हो गया, तो mgh1 लिख दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए mg, गलत बात, बाद वाला ज्यादा होगा ना, तो mgh2 में से माइनस कर दीजिए mgh1, ठीक है। m और g तो दोनों तो सेम ही रहेंगे, तो mg कॉमन ले लीजिए, और h2 माइनस h1 तो 12 माइनस 4 तो 8 ले लीजिए, h तो कॉमन ले, यहाँ पे आ गया ना, तो m के जगह कितना है 35 kg, g की जगह 10 ले लीजिए, और ये हो गया 8, तो बस मल्टीप्लाई करना है 35 इंटू 80 और आंसर ले जाइए, खत्म बात, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है ये वाली चीज, हाँ ये वाली भी है, ठीक है। चलो नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास 20 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट द वर्क डन ऑफ द बॉडी बाय द बॉडी। ठीक है भाई, तो वर्क डन का फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को तोड़ दो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, एक्सेलरेशन को तोड़ दो, क्या हो जाएगा, मास इंटू मतलब v माइनस यू बाय में t। तो सभी चीज आपको यहाँ पे पता है, पुट कर दीजिए, आपके पास वर्क डन आ जाएगा, सभी चीज आपको पता है, ठीक है ना। चलो भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास, बट फिर भी आप लोग करवा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो क्वेश्चन तो सभी नॉर्मल ही होते हैं, अगर आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो कई बार क्या होता है छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें मतलब स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से मतलब फंस जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा।
कहता है वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ दिया हुआ है, मेन चीजें उस पे आते हैं। ही लिफ्टेड 261 kg टू ए हाइट ऑफ दिस इन दिस मच टाइम। वेट निकालना है, तो वेट क्या होता है m इंटू जी, कोई दिक्कत नहीं। वर्क डन निकालना क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। सर ये तो हमको भी पता है, कोई बात नहीं भाई, m इंटू जी तो कर ही लोगे ना, मास पता है आपके पास, g की वैल्यू गिवन होगी, नहीं गिवन है, हाँ गिवन है तो 10 ले लीजिए, इंटू करिए, मोड़ लीजिए। देखो 261 तो था ही, 10 से इंटू करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। वर्क डन फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, क्या आपको फोर्स दे रखा है, क्या आपके पास फोर्स दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो लेकिन वर्क डन पूछ रखा है, तो वर्क डन हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह कितना हो गया आपके पास, mg ले लीजिए ये वाला, 2610 हो गया, इंटू में क्या हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2.3 है, लो पे 2.3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है पावर डेवलप्ड, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन भी पता है आपके पास, टाइम भी पता है, ठीक है ना। अगला है आपके पास द वर्क डन बाय द हार्ट इज 1 जूल पर बीट, कैलकुलेट द पावर ऑफ द हार्ट इफ इट बीट्स 72 टाइम्स इन 1 व्हाट 1 मिनट सेकंड, कुछ तो दो भाई, इसमें कुछ ना कुछ मिनट या सेकंड आएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग कर दीजिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो तरह के पावर को इंक्लूड किया गया है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाले पावर को, है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैंने हाउ लॉन्ग शुड एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ पावर 2 HP ऑपरेट, तो जितना वर्क डन इलेक्ट्रिक वाला काम करेगा उतना ही वर्क डन आपके पास नीचे से ऊपर पानी करने के लिए, तो दोनों वर्क डन आपके पास इक्वल होंगे। तो एक तो वर्क डन मैंने इलेक्ट्रिक वाला ले लिया, एक वर्क डन आपके पास ग्रेविटेशनल वाला ले लिया, ये दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल कर देना है। फॉर्मूला वही रहेगा, पावर इंटू टाइम, यहाँ पे भी आपके पास क्या रहेगा, पावर इंटू टाइम। आई बात समझ में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मैं पावर इंटू टाइम नहीं लेता हूँ, वर्क डन की जगह फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ, लेकिन वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है तो mgh ले लेता हूँ, mgh बेस्ट रहेगा यहाँ के लिए, है ना, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन। पावर क्या है इसकी 2 HP, तो 2 इंटू में कितना ले लो भाई 746 ले लो, या फिर 750 ले लो, 746 ले लेते चलो, और इंटू में यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइम निकालना है। क्या आपको मास पता है कितना वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से मास निकाल लीजिए विच इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह तो 5 है, लेकिन क्या आपको डेंसिटी पता है, पता होना चाहिए, वाटर का हमेशा होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो हो गया 5000 kg, याद रहेगा भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, कहीं भी कन्वर्जन काम होता है। जी की जगह आप 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंटू हाइट दे रखा आपके पास 15, यहाँ से सॉल्व करके आप टाइम निकाल लीजिए, मौज लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। चलो भाई सेकंड्स में आपके पास टाइम आ जाएगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है शायद। कहता है ये मैन हैविंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप ए स्लोप एंड अनदर मैन हैविंग आर्ट आइडेंटिकल बॉक्स वॉक्स द सेम distance on a level road. Who does more work against the force of gravity and why? तो अगर आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट की बात करते हो तो सबसे ज्यादा वर्क किसने करा, जो इंक्लाइंड वाले प्लेन पे चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टली चल रहा है उसका तो वर्क डन ही आपके पास 0, आई ना बात समझ में, लेकिन इंक्लाइंड में जो चल रहा है उसके पास कुछ समथिंग थीटा है, तो उसका वर्क डन ज्यादा आएगा, और वो भी कितना आएगा, FS cos थीटा, ठीक है। चलो भाई कैलकुलेट पावर है वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, तो वहां से निकाल लोगे, सब कुछ पता ही है आपके पास यहाँ पे। और सीजीएस और वर्क का यूनिट, स्टेट द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, हाउ इट इज रिलेटेड टू इट्स एसआई यूनिट। अभी जब मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया नहीं सीजीएस यूनिट ऑफ इसकी एनर्जी की, तो बता देता हूं, आप ध्यान समझिएगा, वर्क या फिर एनर्जी एक ही यूनिट होती है। तो देखो ऐसा यूनिट जो होती है वो तो आपके पास जूल होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात आपको है नहीं, कई बार आपने पढ़ा भी, लेकिन सीजीएस यूनिट याद रखनी, इसको हम बोलते हैं अर्ग्स। 11th क्लास में इसके डेरिवेशन भी आप देखेंगे तो 1 जूल इज इक्वल टू कितने होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है। फोर्स का हमने आपको बताया था न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट डाइन्स होती है, और एक न्यूटन जो है आपके पास वो 10 टू द रेज पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है, याद रहेगा। चलो भाई याद रख लेना भाई अच्छे से, कई बार एमसीक्यू वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो ये फाइंड द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। कहता है बॉडी ऑफ मास 0.2 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। देखो 10 मीटर वाले का पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, बाद में 6 मीटर पे आ गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, चेंज निकाल दो, कितना लॉस हुआ वो आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल ये जो चीजें आपके पास बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, तो ये बिल्कुल हाफ mv² लगाना है, मास वगैरह बेसिक सी चीजें, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल छोटी सी चीजें हैं भाई, ये चीजें तो आपको मतलब आनी चाहिए, बट फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। जैसे कि अगर मैंने इसकी बात करी है, ध्यान समझिएगा, तो कहता है बॉडी ऑफ मास 0.2 kg फॉल्स फ्रॉम 10 हाइट, है ना, हाइट 10 था, मास 0.2 kg था,
तो फॉल करता है कहाँ पे, 6 पे आ जाता है। तो आपके पास कितना ड्रॉप हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी में, वो आपको बताना है, लॉस हुआ है। तो पहले mgh था, तो m की जगह mgh2 और h1 कर देता हूं, mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। तो mg और h2 माइनस h1 हो गया, h2 बड़ा वाला ले रखा है, m की जगह 0.2 ले लो, g की जगह कितना ले रहने को बोला है, 10 ले लो, और साथ में ब्रैकेट में h2 की जगह 10 था, माइनस का 4, तो चेंज कितना हो जाएगा 0.2 इंटू 10 और इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो पॉइंट हटाओ नीचे 10, इससे इसको कैंसिल कर दो, 6 दूनी 12, यहाँ पे 8 कैसे आ रहा है भाई, ओ वेट सर, यहाँ से 6 आया है क्या, 1 मिनट यहाँ से टोटल तो 6 हो गया। h1 हाइट कितनी है, h2 हाइट ये वाली थी, और h1 हाइट कहां तक गया है, हाइट ऑफ 10 मीटर टू 6 मीटर अबव द ग्राउंड, 6 मीटर अबव द ग्राउंड बोला ना, ग्राउंड से 6 मीटर, मैंने ऊपर से ले लिया सॉरी, तो 6 मीटर अबव द ग्राउंड है, मतलब यहां तक आया है। तो h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 4 दूनी 8 जूल जो है वो आपके पास चेंज आया है पोटेंशियल एनर्जी में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने पढ़ा नहीं अच्छे से, लेकिन ध्यान रखना जब भी आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है तो उसको पहले तो अच्छे से रीडिंग लो भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी। कहता है बॉल ऑफ मास, देखो ये वाले जितने भी क्वेश्चन है, मैं एक बार अब नीचे से लेकर जाता हूँ इसको, फिर ऊपर लेकर आता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं इसमें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है आपके पास, इन द डायरेक्शन मतलब एफ एस कॉस थीटा है ना, वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा, कॉस की जगह 0 डिग्री, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो 0 हो जाएगा वर्क डन, एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू को बता रखा है 1/2, बस सॉल्व करोगे काम बन जाएगा। ये इसका चैप्टर का नहीं है, इसकी बात कर लेते हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहता हूं इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1000 kg of water is allowed to drop through a height of this means second if the conversion of potential energy into electrical energy 60%, calculate the power output। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है ना। कहता है इतना मास ऑफ वाटर था, ड्रॉप कर दिया, हाइट कितने से 100 मीटर है ना, शायद 100 मीटर ही लिखा ना, पता नहीं कैसे कैसे लिखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लो इसका, 1 सेकंड में ये ड्रॉप हो रहा है mgh, तो m की जगह 1000 इंटू में g की जगह 10 ले लो, और इंटू में हाइट की जगह कितना दे रखा है 100 मीटर, 100 मीटर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो इतना ले लिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी इतना जूल आ गया, 2 4 6 जूल आ गया, ठीक है। बाद में कहता है इसकी जो एफिशिएंसी है आपके पास पोटेंशियल में कन्वर्ट करने की इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो आपके पास 60% है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा 60% ही होने वाला है, तो इसका 60% निकाल दो, 60/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 6 हो गया, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 और एक आपके पास ये क्या हो गया आपके पास 5 जूल, इतना एनर्जी आपके पास निकल कर आने वाला है। अब हमें पावर निकालना है, ये 1 सेकंड में, तो पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन में टाइम, तो यहां से वर्क डन की जगह कितना है देख लो भाई, वर्क डन की जगह इतना है और टाइम की जगह कितना 1 है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा आपके पास, खत्म बात। यही वर्क डन है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या आपके पास, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही आपके पास वर्क डन रहेगा। वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम कितना आपके पास 1 सेकंड में ही आपके पास पता करना है, तो दिस अपॉन दिस मतलब इतना जूल, और इसको अगर आप चाहें तो किलो, अच्छा ये पावर है ना, पावर में जूल नहीं वाट में आएगा आंसर, ऊपर रखेंगे 1 2 3 4 5 6, 5 ही था ना, और अपन में 1, तो ये वाट में आंसर आ गया, किलो वाट में लगेंगे ना, 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो 600 किलो वाट आ जाएगा, वो आपके घर की बात है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए अगले की बात करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वही क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए यहाँ पे ना, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से याद रखिएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो 1 जूल है, ठीक है ना, ये 1 जूल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आती है तो ये जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, कहता है कि अगर हमारे पास बॉडी एक मास m टेकन फ्रॉम अ हाइट h2 h से लेकर 2h तक ले गए, तो आपके पास कहता है कि कितना इंक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, तो mg बड़े वाला हाइट में से mg छोटे वाले हाइट को माइनस कर दो, तो ये हो गया 2mgh माइनस का mgh, तो इंक्रीज कितना का हुआ mgh का इंक्रीज हुआ, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करना है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना आपके पास बता रखा है, डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का, स्टार्टिंग में आपको मैंने बता रखा है ना। दूसरा ए बॉडी ऑफ मास h1 से h2 अबव द ग्राउंड, दिस व्हाट इज द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देखो इधर h1 बड़ा है, h1 बड़ा है ना, h2 छोटा है, तो mg h1 में से माइनस कर दोगे mg h2, अभी हमने ऊपर आपको बताया था पहले कि काइनेटिक एनर्जी का या फिर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस क्या होता है, चेंज होता है ना, चेंज निकाल देना, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है कहां से आया याद है, अभी हमने आपको रिलेशन करवाया था,
काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में, वहां से ये वाला रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m, याद रहेगा। फिर वेलोसिटी निकालने के लिए हाफ mv² लगा देंगे तो वहां से वेलोसिटी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्वेश्चन इजी है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बेस्ड है, फॉर्मूला हाफ mv² निकाल लोगे। सेम काइनेटिक एनर्जी, नो, ये क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। कहता है फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ इट्स मास इज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स। कहता है पहले वेलोसिटी मान लेते हैं हाफ mv² था, लेकिन बाद में अगर वेलोसिटी को, मास को 9 टाइम्स कर दिया तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहां से देख लेते हैं, पहले v का स्क्वायर था, अब 9 और v डैश बोल देते हैं इसको, क्या डैश कर देता हूं, ठीक है ना। हाफ m कैंसिल, ये इधर आ जाएगा तो v²/9, तो नई वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रूट में ले आए इधर से तो स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा v/3, पहले की वेलोसिटी का 1/3 हो जाना चाहिए, ठीक है ना, खत्म बात, ठीक है। चलो भाई, एन इलेक्ट्रिक मोटर पंप्स, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर करवाया आपको, यही वाला क्वेश्चन अभी हमने ऊपर करवाया था एफिशिएंसी वाला, बिल्कुल सेम पावर, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वर्क डन अपॉन टाइम वाला। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए थोड़ा बहुत क्या होता है, क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर ये नया क्वेश्चन कहां से आ गया, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं था। कहता है ये मैन के पास इतना वेट है, वेट मतलब mg है ना, 700 न्यूटन है, लिफ्ट करता है 15 स्टेप्स और ईच है 20 सेंटीमीटर, तो इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट करो तो 0.2 मीटर हो गया 5 सेकंड में, है ना। 15 स्टेप्स है 5 सेकंड में, और हर एक की हाइट इतनी है तो 15 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10 से नीचे 15 दूनी 30 बटे में 10, तो ये हो गया टोटल 3 मीटर हाइट हो गई 5 सेकंड में। कैलकुलेट करनी पावर, तो पावर का हो गया वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, और ये हो गया फोर्स, ये फोर्स है मैन बीइंग, तो ये 700 तो दे ही रखा है तो फोर्स हो गया, तो इसके जगह वर्क डन के जगह पे रख दो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है आपके पास भाई 700 न्यूटन, और इनटू में डिस्प्लेसमेंट की जगह 3 है, इनटू में टाइम कितना लिया आपके पास 5 सेकंड्स, 5 एकम 5, 5 के 20, 0, 14 तिया 42, 420 वाट, ये आपके पास पावर निकल कर आ गया, देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। मेन चीज है इधर उधर थोड़ा बहुत आपको करना है, सारे काम बन जाएंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो भी नीचे करवाया वही वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये जो स्टेट्स वाला बताया वही वाला चीज है, देख लो अच्छे से, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। और अच्छा, ये पहले वाले चैप्टर का है ना, नहीं, इसी चैप्टर का है भाई, चलो अच्छे से देखते जाओ। कहता है ए कूली कैरीज ए लोड ऑफ 30 किलोग्राम फोर्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 500 इन दिस मच, तो यहां से दोनों से जिसका वर्क डन ज्यादा और कम होगा उसके अकॉर्डिंग बताना है किसका वर्क डन कम या फिर ज्यादा है। पावर डेवलप वर्क डन अपॉन में टाइम, सिंपल कर लोगे भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके पास, ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये तो खैर है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को मैंने बता रखा है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको नीचे बताया था 7428525669, आपको मैंने क्वेश्चन दे दिए, ये वाले अच्छे से करते रहिए, और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है उसमें आपको भेज देना, आप लोगों को पता चलता चला जाएगा। ये वाला तो सबसे आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए, ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, देखते जाइए और करते जाइए। स्टेप्स वाले क्वेश्चन अभी हमने आपको करवा दिए, और इसमें क्या पूछा, हाउ डू यू डिफाइन, डेफिनेशन वगैरह तो कर ही लोगे भाई, ये तो डायरेक्टली हो गया। ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो मतलब थोड़ा सा लगता है कि भाई डिफिकल्ट होगा, मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपेंस टू इट, काइनेटिक एनर्जी, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0, सो काइनेटिक एनर्जी आल्सो बिकम्स 0। आइए बात समझ, जब नीचे सुपर थ्रो करते हैं तो एक ऐसा हाइट आएगा, मैक्सिमम हाइट, जहां पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाफ mv² के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी भी 0, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलो भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, निकाल लोगे, रेशियो निकालना पोटेंशियल एनर्जी का mgh1 अपॉन में mgh2 निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो भाई, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है ये तो आपके पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहने वाला है, और ये वाला तो आपको मैंने अभी करवा ही दिया था। लो भाई, खत्म हो गया, और एक्सप्रेशन वगैरह आपको मैंने बता दिया है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या था आपके पास, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, उसका जो कंडीशन करके दिखाते हैं वो वाली चीज है ना। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी सम हमेशा क्या आता था, mgh,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, मेरे हिसाब से सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। जो क्वेश्चंस आपके पास नहीं हुए, इफ यू नीड दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू मैसेज ऑन द नंबर दैट जस्ट आई गिव यू, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है भेज दीजिए, आपको करवा दिया जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीजें आप लोगों को करवाई गई थी सभी चीजें समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।